श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर शोपियां के पास घने जंगलों के बीच एक वीरान सा घर अपने भीतर एक खलबली समेटे हुए था। अटपटा सा सन्नाटा और कुछ घुटा दबा सा माहौल। घर के भीतर एक जवान लड़का अपने कंधे पर AK-47 राइफल लिए चहलकदमी कर रहा था। वो सामने रखे स्टोव पर कहवा उबाल रहा था। उसका ध्यान साथ वाले कमरे में भी बराबर लगा हुआ था, जहां एक बुनी हुई खाट पर दो आदमी बैठे थे। दोनों की राइफल्स एक और दीवार पर टिकी थीं। लड़के ने थोड़ी देर बाद कहवा लिए कमरे में आकर उन्हें अपने अपने ग्लास पकड़ा दिए। ये दो आदमी दक्षिणी कश्मीर में खौफ फैलाने वाले खूंखार आतंकी अबू तोरारा और अबू सब्जार थे, जो हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। भारतीय सेना के मोस्ट वांटेड लोगों में शामिल ये दोनों पता नहीं कितने आम लोगों और सेना के जवानों अफसरों की मौत के जिम्मेदार थे। और ये तीसरा लड़का यानी इफ्तिखार भट्ट, ये हिजबुल में नया नया शामिल हुआ है। शायद इसके हाथ अभी मासूमों के खून से ज्यादा लाल नहीं हुए थे। तोरारा और सब्जार इसे ठीक तरह से जानते नहीं थे, पर दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, और इस नाते इफ्तिखार भट्ट हिजबुल का हिस्सा बन गया था, उनका साथी। मगर इसका चेहरा कैसा सपाट, घनी दाढ़ी से ढका, माथे और कंधे पर झूलते लंबे बाल और लंबा कद। इफ्तिखार एकदम खामोश था, जैसे अपने आप में कहीं गुम हो। अभी 2 हफ्ते पहले ही ग्रुप में शामिल हुआ था। शायद नया होने के कारण वो पुराने लोगों के साथ सहज नहीं था, या शायद उसके भीतर का दुख उसे पत्थर किए हुए था। हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होने के पहले उसने तोरारा और सब्जार को बताया था कि कैसे कुछ महीने पहले उसका भाई शोपियां के पास एक एनकाउंटर में मारा गया। कैसे उसके भीतर एक आग सी लगी है और कैसे वो जल्द से जल्द भारतीय फौज से अपना बदला लेना चाहता है, मारना चाहता है उनके ज्यादा से ज्यादा जवानों को। उसने सारा प्लान बना रखा था। आर्मी चेक पॉइंट पर हमला करना उसका मकसद था। इफ्तिखार के पास चेक पॉइंट पर एग्जिट रूट के हाथ से बने नक्शे थे। उसमें आर्मी पेट्रोल का मूवमेंट दिख रहा था। कहवा की चुस्कियां लेते हुए अबू तोरारा और अबू सब्जार ने एक दूसरे की तरफ देखा और जैसे कुछ खामोश सा संवाद हुआ दोनों के बीच। अभी पिछले हफ्ते ही उनसे मिले हुए इस शख्स को लेकर उनके मन में थोड़ा शक पैदा हुआ। तोरारा धीरे से उठा और इफ्तिखार के करीब पहुंच गया, एकदम करीब, और उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछा, कौन है तू? इफ्तिखार खामोश रहा, नजर भर के अबू सब्जार और तोरारा को देखा, फिर अपना कप एक तरफ रख के अपनी राइफल को जमीन पर पटक दिया और जोर से चीख के बोला, अगर तुम्हें मुझ पे थोड़ा भी शक है तो मुझे यहीं कहीं गोली मार दो। बिना भरोसे के साथ काम नहीं किया जा सकता। मार डालो मुझे, अभी मार डालो। वो कांपते हुए चिल्लाया। इफ्तिखार को इस तरह गुस्सा होते, चीखते देखकर अबू तोरारा उसके पास आया और फिर उसने अपने साथी को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या करें, लेकिन इफ्तिखार को अच्छी तरह समझ आ गया था कि उसको क्या करना है। ठीक उसी पल उसने तय कर लिया कि आने वाले 10 सेकंड में उसे क्या करना है। वो एक कदम पीछे हटा और झटके से अपनी फेरन से 9mm पिस्तौल निकाली और एक के बाद एक गोलियां अबू सब्जार और अबू तोरारा के सीने में उतार दी। दोनों आतंकवादी वहीं मौके पर ढेर हो गए। कमरे की दीवारें खून से रंग गईं। घाटी गोलियों की आवाज से गूंज गई। धमक उस घर की दीवारों, दरवाजों को चीरती हुई बाहर पहुंची, जहां भारतीय सेना के फौजियों की टुकड़ी जमा थी। जवान एकदम अलर्ट हो गए, अपनी अपनी राइफलें उठाईं और घर की तरफ बढ़ने लगे। अभी सूरज पूरी तरह ढला नहीं था। हल्की रोशनी में एक जवान ने भीतर झांका तो उसकी नजर इफ्तिखार पर पड़ी, जो वहां आराम से बैठकर गर्म कहवे से अपना गला तर कर रहा था और पास ही 2 खून से लथपथ आतंकवादियों की लाशें पड़ी थीं। इफ्तिखार उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और खड़ा हो गया। कुछ देर बाद इफ्तिखार भट्ट भारतीय सेना के फील्ड बेस पर था, जहां वो अपने असली नाम से पहचाना जाता था, मेजर मोहित शर्मा, 1 पैरा स्पेशल फोर्स। मार्च 2004 के इस अंडरकवर ऑपरेशन के लिए जो हुलिया मेजर मोहित शर्मा ने बनाया था वो हैरान करने वाला था। लंबे कंधे तक झूलते बाल,
बढ़ी हुई दाढ़ी, गले में सफेद काली चौखड़ी वाला मफलर, ढीली फेरन और जूतियां, साथ में एकदम सधी हुई डोगरी भाषा। ऑफिसर्स मेस में नाश्ता करते हुए किसी ने मेजर मोहित को छेड़ते हुए कहा, ऐसा लुक लिए फिरते रहोगे तो किसी दिन इंडियन आर्मी तुमको आतंकी समझ के पकड़ लेगी। मोहित हंस दिए और बोले, मारा जाऊंगा पर पकड़ा और पहचाना कभी नहीं जाऊंगा। और मोहित बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इसी लुक में जब वो अपने घर गए तो स्टेशन पर उनको लेने आए उनके भाई मधुर ही उनको नहीं पहचान सके थे। वो हर डिब्बे में जाकर उनको खोजते फिर रहे थे, जबकि मोहित ठीक उनके पीछे खड़े थे। मोहित शुरू से ही ऐसे थे, हद से ज्यादा जुनूनी। उन्हें वो हर काम करना होता जिसे कोई मुश्किल कह दे। जब उनके भाई मधुर ने सेना में भर्ती के लिए एसएससी का इम्तिहान दिया और सफल नहीं हुए, बस शायद तभी मोहित ने तय कर लिया था कि उन्हें आर्मी ऑफिसर ही बनना है। जिद ऐसी कि माँ बाप को बिना बताए एनडीए की परीक्षा दी, पर उसका रिजल्ट आने के पहले ही उनका महाराष्ट्र के एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की तरह मोहित के माँ बाप भी चाहते थे कि दोनों बेटे इंजीनियरिंग करके अपना कुछ बिजनेस शुरू करें, पर मोहित आम थे ही कहाँ। उनका जुनून उन्हें खास बनाता था, बहुत खास। मोहित वहां से लगातार पूछते रहे कि उनका रिजल्ट आया या नहीं, और माँ बाप लगातार मना करते रहे, जबकि रिजल्ट आ चुका था। मोहित के दिमाग में उथल पुथल तो थी ही, लेकिन उनको अपने आप पर भरोसा भी था। उन्होंने यूपीएससी के ऑफिस फोन किया। वो कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, पर फिर भी उस सरकारी दफ्तर में किसी ने उनका रोल नंबर खोज के उनको बताया कि उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। और ये बात पता लगते ही मोहित ने अमरावती से सीधी ट्रेन पकड़ी और भोपाल पहुंच गए। वहां उन्होंने फाइनल टेस्ट पास किया और उनको मेडिकल के लिए दिल्ली बुलाया गया। इतना सब हो गया, उसके बाद मोहित ने घर फोन किया कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आ रहा हूं, कभी न लौटने के लिए। ये मोहित की कोई पहली धुनक नहीं थी। बचपन में उनके पापा राजेंद्र शर्मा जी ने उनको नेपाल से एक महंगा माउथ ऑर्गन लाके दिया था। बस मोहित को उसको सीखने की धुन सवार हो गई। दिन रात गानों की प्रैक्टिस लगातार। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ये गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए उन्हें सबने खूब सुना था, पर ये कोई नहीं जानता था कि उनका दिल इस तरह अपने देश पर आ जाएगा। मोहित घर पहुंचे तो माँ सुशीला शर्मा बहुत नाराज थीं। सब ने मिलकर मोहित को समझाया कि इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर लें, लेकिन मोहित तो सिर्फ अपना वजन बढ़ाने की सोच रहे थे, क्योंकि आने वाले 4 हफ्तों में उनको मेडिकल क्लियर करना था और उनका वजन 6 किलो कम था। मोहित रोज दर्जन भर केले खाते, दूध पीते, हाई प्रोटीन डाइट लेते। जैसे हर काम में वो सफल होते आए थे, वैसे इसमें भी हुए। उनका वजन 8 किलो बढ़ गया। 6 फुट 1 इंच हाइट वाला वो बावला शख्स अब देश की सेना में भर्ती होने के लिए पूरी तरह तैयार था। 1995 में एनडीए ज्वाइन करने के बाद मोहित के भीतर का जुनून कम नहीं हुआ। वो हर चीज में अपना हाथ आजमाते, हर चीज में माहिर हो जाते। उन्होंने घुड़सवारी शुरू की। वहां उनके इंस्ट्रक्टर कर्नल भवानी सिंह की शागिर्दी में इंदिरा नाम के घोड़े पर सवारी शुरू की। मोहित फेदरवेट कैटेगरी में बॉक्सिंग के चैंपियन बने, तैराकी में भी अव्वल आए और बेहतरीन कैडेट साबित हुए। एनडीए के बाद 1999 में वो आईएमए देहरादून गए। वो करगिल युद्ध के दिन थे। एकेडमी में सब लोग मिलकर टीवी पर समाचार देखते, वहां से रिपोर्टिंग करते, पत्रकारों की बातें सुनते और अखबारों की सुर्खियां पढ़ते। एक अजीब सी बेचैनी मोहित के भीतर तारी होने लगी। एक खलबलाहट कि कब वो फील्ड में जा सकेंगे, कब उनके हाथों में बंदूक होगी और वो देश की सुरक्षा कर सकेंगे। उन्हें यकीन हो गया कि उनका सेना में आने का फैसला एकदम सही है। माँ बाप को नाराज करके ही सही, पर उन्होंने जो रास्ता चुना उसका उनको बिल्कुल अफसोस नहीं था। और कठिन ट्रेनिंग ने मोहित के हौसले परास्त नहीं किए, बल्कि उनके भीतर की आग को हवा दी। और मोहित को जब ये तय करने का मौका मिला कि वो मिलिट्री की कौन सी शाखा ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने बिना सोचे इन्फेंट्री को चुना। 11 दिसंबर 1999 को लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा मद्रास रेजिमेंट की 5th बटालियन में कमीशन हो गए।
मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट थी, जिसने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रूप में भी कई कैंपेन किए। उनका मोटो था स्वधर्मे निधनम श्रेयः। इट्स अ ग्लोरी टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी। तब कौन पढ़ सकता था इन 3 शब्दों में छिपे इशारे को। कमीशन होने के 5 महीने बाद मोहित की मुराद पूरी हुई और उनकी यूनिट को पुंछ राजौरी सेक्टर जम्मू कश्मीर भेजा गया। वहां उन्हें 38 राष्ट्रीय राइफल्स काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के साथ काम करना था। अब मोहित लाइन ऑफ कंट्रोल के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में काम कर रहे थे। इस दौरान वो गश्त पर जाते, घेराबंदी करते, सैनिक परीक्षणों पर जाते, मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक। आतंकियों के हमलों के जवाब में कॉम्बैट ऑपरेशंस में पूरी तरह खुद को झोंक देते। मोहित का नाम अब उनके अफसरों की जबान पर रहने लगा था। इन्हीं दिनों लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा को पुंछ राजौरी इलाके में ऑपरेशंस के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मिला। ये उनको सेना में मिला पहला सम्मान था, पहली प्रशंसा और पहचान थी। पर इन सब के बीच एक जुनून फिर सर उठा रहा था। लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा अपने साथ काम करने वाले पैरा एसएफ के कमांडोज को देख रहे थे और अब उन्हें भी पैरा स्पेशल फोर्स ज्वाइन करनी थी। 13 दिसंबर 2001 दिल्ली से मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकवादी संसद में घुस गए हैं और उन्होंने 9 भारतीयों को मार डाला है, जिनमें 6 पुलिस के सिपाही, 2 संसद के सुरक्षाकर्मी और एक माली शामिल हैं। इसके पहले अक्टूबर में जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पर हमला हुआ था, जिसमें 38 जानें गई थीं। ये दिल दहला देने वाली खबर थी। एक तो लोगों की जानें गईं और फिर ये बेचैनी कि अगर संसद सुरक्षित नहीं तो फिर देश का क्या। भयानक अफरा तफरी मच गई थी। ये युद्ध जैसी स्थिति थी, इससे निपटना जरूरी था। भारतीय सेना ने इस लामबंदी को ऑपरेशन पराक्रम का नाम दिया। पुंछ राजौरी क्षेत्र में सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ बढ़ती जा रही थी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार गोलियां चलती रहती थीं और अब लेफ्टिनेंट मोहित की यूनिट को ऑपरेशंस और बढ़ाने की जरूरत आ गई थी। 14 मई 2002 को तनाव अपनी सीमा पार कर गया था। जम्मू कश्मीर में कालूचक के पास 3 आत्मघाती आतंकियों ने सेना के कैंप में हमला किया और 34 लोग मारे गए। कोई 50 से ज्यादा घायल हुए, जिनमें ज्यादातर सैनिकों के परिवार के लोग थे, बच्चे थे, औरतें थीं। युद्ध की घोषणा हुई, प्रतिकार लेना ही था। बच्चों की मौत ने मोहित को हिला दिया था, उनके भीतर आग लगा दी थी और उन्हीं दिनों लेफ्टिनेंट मोहित के भीतर पैरा स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने की धुन जोर पकड़ने लगी। बचपन में एकदम दुबले पतले इस लड़के को देखकर इसके माँ बाप को लगता था कि ये मिलिट्री फोर्सेस के लिए नहीं बना है। सेना के कड़े फिजिकल टेस्ट ये कैसे पार करेगा। पर मोहित ने हर असंभव को एक चुनौती की तरह लिया और साल भर बाद जून 2003 में मोहित कैप्टन मोहित शर्मा हुए और 1 पैरा स्पेशल फोर्स में शामिल कर लिए गए। एक बार रिजेक्ट होने के बाद मोहित ने दोबारा कोशिश की थी। नहीं करते लोग इतनी हिम्मत। अस्वीकारे जाने को हार के रूप में न लेकर चुनौती मान लेना मोहित के कई सारे गुणों में से एक था। मोहित के सीईओ, सीनियर्स और फेलो ऑफिसर्स और उनकी यूनिट के जवान सब उनकी तारीफें करते थे। सबका दिल जीतने वाला, यारों का यार, वो शख्स बड़े सहज ढंग से अपना काम करता चलता था। पेट्रोलिंग करते हुए किसी बूढ़ी औरत की खराब तबीयत का पता चलते ही दवाइयों का, डॉक्टर का इंतजाम करना शायद एक सैनिक की ड्यूटी में शामिल नहीं था, पर उस पल वो उस बूढ़ी औरत का बेटा बन जाते थे। गांव के बच्चों का काबुली वाला मोहित गश्त के दौरान भी पैकेट में चॉकलेट, बिस्किट लिए चलता। एक रात शोपियां के पास कोंडालन गांव के करीब गश्त के दौरान टुकड़ी पर फायर हुआ, पर मोहित ने जवाबी फायर के लिए मना कर दिया। 162 इन्फेंट्री बटालियन के मुश्ताक अहमद भट्ट ने पूछा, हम जवाबी फायर क्यों नहीं कर रहे सर? तो मोहित का सादा सा जवाब आया, अंधेरा है, गोलियों की आवाज़ सुन के लोग यहाँ वहाँ दौड़ेंगे तो ऐसे में गांव के किसी सिविलियन को गोली ना लग जाए ना। ऐसी छोटी छोटी बातें ही मोहित को बड़ा बनाती थीं, खास बनाती थीं।
ऐसा ही तो आर्मी सर्विस कोर की कैप्टन रिश्मा सरीन को महसूस हुआ था जब वो ड्यूटी के दौरान पहली बार मोहित से मिली थी। चंडीगढ़ का चंडी मंदिर उनकी पहली मुलाकात का साक्षी बना था। उनके बिंदास, बेफिक्र और जुनूनी स्वभाव से मोहब्बत हो जाना लाजमी है, पर इसी स्वभाव के कारण उनके अपनों को डर लगता था। उनकी माँ को, भाई को, कैप्टन रिश्मा को। माँ का बस चलता तो वो अपने बेटे को किसी शांतिपूर्ण इलाके में सर्व करने की जिद करती। माँ का बस चलता तो वो अपने लाडले पर कभी आंच न आने देती। मोहित के अंडरकवर ऑपरेशंस उनके परिवार को परेशान कर रहे थे। शोपियां के पास किया उनका अंडरकवर ऑपरेशन सबकी नींदें उड़ा गया था। इफ्तिखार बनकर अबू तोरारा और अबू सब्जार को मार गिराना आसान नहीं था। दुश्मन के ठिकाने पर घुसपैठ कितनी खतरनाक थी। शेर की मांद में घुसकर शेर का शिकार कौन करता है। कैप्टन मोहित को उस ऑपरेशन के लिए सेना मेडल से नवाजा गया। सब बेहद खुश थे और गर्व महसूस कर रहे थे, पर मोहित, उनकी भूख इतनी आसानी से कहाँ शांत होने वाली थी। कैप्टन मोहित को पहले कर्नाटक के बेलगाम के कमांडो ट्रेनिंग विंग में, उसके 2 साल बाद नाहन के ट्रेनिंग स्कूल में भेज दिया गया। वो आर्मी का स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल था जहाँ से पटियाला करीब था, यानी उनकी पत्नी कैप्टन रिश्मा करीब थी। दूर गाजियाबाद में बैठी मोहित की माँ उन दिनों सुकून की नींद सोती थी। शायद उन्हें पोता पोती खिलाने के सपने आने लगे हों। और उन्हीं दिनों यानी अक्टूबर 2008 की कड़कड़ाती सर्दी में उनको कश्मीर जाने का ऑर्डर आया। मोहित अब मेजर मोहित शर्मा थे। सर्दियां तो गश्त लगाते, पेट्रोलिंग करते गुजर गईं। फरवरी के ख़त्म होते होते थोड़ा बहुत बर्फ पिघलना शुरू हो गई। मेजर मोहित शर्मा कुपवाड़ा में थे। सेना में नौकरी करने वाले बाकी और जवानों, अफसरों की तरह मेजर मोहित भी कई दिनों से घर नहीं गए थे। घर से लगातार फ़ोन आने लगे तो उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया और उनकी होली की छुट्टियां मंजूर भी हो गईं। अपनी लाडली भतीजी चिया के जन्मदिन पर आने का वादा किया उन्होंने, पर फिर क्या हुआ। अचानक खबर आई कि मेजर मोहित के जूनियर ऑफिसर के भाई की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसने अपने सीओ यानी कमांडिंग ऑफिसर से छुट्टी मांगी, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण उसकी छुट्टी नामंजूर हो गई। मेजर मोहित का दिल तो पिघलना ही था। उन्होंने सीओ से कहकर उसकी छुट्टी मंजूर करवाई और अपनी छुट्टी की तारीख आगे बढ़वा दी, और जिस ऑपरेशन में उस जूनियर को जाना था उसकी कमान अब मेजर मोहित के हाथ में आ गई। वो तारीख थी 20 मार्च। मेजर मोहित की यूनिट 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स में डिप्लॉयड थे। अपनी टीम को बंगस घाटी में एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए ब्रीफ दे रहे थे। मोहित का बड़ा तगड़ा नेटवर्क था। उनके पास टेररिस्ट एक्टिविटी की खुफिया जानकारी लगातार आती रहती थी। अभी मेजर मोहित शर्मा बोल ही रहे थे कि उनके पास सेक्टर कमांडर का फ़ोन आया और सूचना मिली कि लाइन ऑफ कंट्रोल से आतंकवादी भीतर आ गए हैं। There's a terror squad headed across the LOC. सूचना के अनुसार आतंकी हफरूदा के घने जंगलों में छिपे थे। मेजर मोहित की फ़ोन पर बात खत्म हुई और कुछ ही देर में वो 25 जवानों की अपनी टीम के साथ विलगाम के 6RR बटालियन के अल्फा कंपनी बेस के लिए निकल गए और वहां पहुंचते ही कमांडर से मुलाकात की। कुछ देर बाद मेजर मोहित अपने टीममेट्स के साथ हफरूदा के जंगलों में थे। जंगल इतने घने थे कि सुबह 8 बजे तक अंधेरा था। हाथ को हाथ नहीं सूझता था। जंगल में युद्ध बड़ा मुश्किल होता है। एक तो आतंकी वहां पहले से होता है, यानी वो जंगल को जानता है, और सेना के जवान तो अलग अलग जंगलों, पहाड़ों, घाटियों में भटकते रहते हैं। वो कहाँ से जानेंगे उसी जंगल को, वो जंगल जो बदलता रहता है वक्त के साथ, धर लेता है नए नए रूप। बर्फीली जमीन पर मेजर मोहित एकदम चौकन्ने होकर कदम दर कदम आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उन्हें फुटप्रिंट्स दिखाई दिए। उनकी टीम 8 लोगों की 3 टुकड़ियों में अब बढ़ चुकी थी। एक स्क्वाड मेजर मोहित शर्मा खुद लीड कर रहे थे। उनके साथ थे उनके बडी हवलदार राजीव। दूसरी स्क्वाड एक जगह ऊंचाई पर खड़ी होकर दुश्मनों की टोह ले रही थी और बाकियों को कवर दे रही थी। आतंकी बड़े चालाक थे। उन्होंने ज्यादा पांवों के निशान बनने नहीं दिए।
वो एक के निशान के ऊपर अपना पैर रखकर बढ़ते गए और इसीलिए अंदाज़ा लगाना असंभव था कि कितने आतंकी थे। मुश्किलें और भी थीं। कुछ आगे बढ़े तो वहाँ बर्फ पिघल रही थी और सामने एक नाला था। कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक रेडियो पर एक आवाज़ गूंजी। यह आवाज़ नेत्रा सिंह की थी, उनकी स्क्वाड के पैरा ट्रूपर जो मेजर मोहित से ज़रा सा आगे चल रहे थे। साहब, 2 आतंकी स्पॉट हुए और उन्होंने मुझको भी स्पॉट कर लिया। अभी मेजर मोहित कुछ समझते सोचते उसके पहले तेज गोलियों की आवाज़ आई। नेत्रा सिंह आतंकी की गोलियों के शिकार हो गए। गोली सीधे उनके सर पर लगी थी और तभी आतंकियों ने गोलियों की बरसात शुरू कर दी। मेजर मोहित शर्मा की स्क्वाड के चारों ओर से गोलियां चलने लगी। उनको समझने का जरा भी मौका नहीं मिला। सभी जवान फुर्ती से यहाँ वहाँ छिप गए, जिसको जो कवर मिला। कोई चट्टान के पीछे था तो कोई मोटे दरख्त के पीछे। आतंकियों की गोलियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। मेजर मोहित और उनके जवान जरा सा भी मूवमेंट करते और दुश्मन की गोलियां बरसने लगतीं। मेजर मोहित समझ गए कि दुश्मन पहले से घात लगाए बैठा है और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उनके अंदाजे से बहुत ज़्यादा। अब आतंकवादियों की गोलियां भारतीय सेना के जवानों के एकदम पास से होकर गुजर रही थीं। खुद को बचाना अब उनके लिए मुश्किल, बहुत मुश्किल होता जा रहा था। दुश्मन ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। सभी आतंकियों के पास AK-47 राइफल्स थीं और अब इसमें कोई शक नहीं था कि सभी मिलिट्री ट्रेंड थे। मेजर मोहित और उनके साथ चल रहे हवलदार राजीव खतरे को अच्छी तरह भांप गए थे। मेजर मोहित ने दूसरे स्क्वाड के हवलदार को एक तरफ बढ़ने के लिए कहा ताकि वो आतंकियों को उलझा सकें और तब मौके का फ़ायदा उठाकर मेजर मोहित और उनकी स्क्वाड कुछ एक्शन ले सके। पर हवलदार ने ज़रा सी हलचल की और आतंकियों ने दनादन गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। स्क्वाड जल्दी से अपने बडी के साथ 4 हिस्सों में बंट गए और वो आतंकियों पर फायर करने लगे। उनके पास इजरायली टैवर टार 21 राइफल्स थीं। पर तभी उस हवलदार की जांघों में आतंकियों की गोली घुस गई। लगा जैसे पैर 2 हिस्सों में बंट गया। तेज खून बहने लगा। उन्होंने जल्दी से अपना स्कार्फ निकालकर घाव पर बांध लिया। मेजर मोहित अब बहुत परेशान हो गए। उनका एक साथी शहीद हो चुका था और दूसरा बुरी तरह घायल। उन्होंने फैसला किया कि स्क्वाड को थोड़ा पीछे हटना होगा। उन्होंने अपने बड़ी हवलदार राकेश को पीछे हटने को कहा और खुद आगे बढ़कर उनको कवर देने लगे। अपनी टीम के सामने अपना पहाड़ सा सीना कर दिया था। ऐसे ही थे मेजर मोहित। हवलदार बार बार कहते रहे कि आप पीछे आ जाइए, पर मेजर मोहित किसी भी हाल में अपने जवानों को बचाना चाहते थे। आतंकी लगातार गोलियां चला रहे थे और तभी एक गोली आकर मेजर मोहित की बाह में घुस गई। बुरी तरह खून बहने लगा, पर मेजर मोहित डटे रहे। उन्होंने अपना फटका यानी वो स्कार्फ जो पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज पहने रहते हैं, निकालकर घाव के ऊपर कस दिया। हवलदार ने मोहित को आवाज़ लगाई, साहब मैं संभालता हूँ इन्हें, आप कवर लो पहले। लेकिन वो किसी आम अफसर से बात नहीं कर रहे थे। ये तो जुनूनी मेजर मोहित शर्मा थे जो दुश्मन से आंख मिलाकर आमने सामने युद्ध करने का सपना अपनी आंखों में लेकर सेना में भर्ती हुए थे। मोहित ने बिना मुड़े जोर से चिल्लाकर कहा, तुम जाओ, मैं सबसे आखिर में आऊंगा। सब जानते हैं कि मेजर मोहित को सिर्फ इतना टास्क मिला था कि वो पता करें कि जिन आतंकियों की घुसपैठ की खबर मिली है वो हैं कहाँ, उनकी लोकेशन पता करना। लेकिन जब दुश्मन सामने हो और हमला कर रहा हो तो मेजर मोहित जैसा जांबाज पीछे कैसे हट सकता था। उन्होंने अपने बडी को दिलासा दिया, तुम फायरिंग करते रहो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस हाथ में गोली लगी है। इसी बीच मेजर मोहित ने अपनी स्क्वाड के एक सिपाही लांस नायक सुभाष सिंह से आतंकियों पर अपने मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर से फायर करने का आदेश दिया। सुभाष ने जैसे ही पोजीशन ली, आतंकियों की एक गोली उनकी कोहनी पर आकर लगी। सिपाही का हाथ बेजान होकर झूल गया। मेजर मोहित ने तुरंत MGL संभाली और आगे बढ़ के फायर करने लगे। जिस दिशा से सबसे ज्यादा हमला हो रहा था, मेजर मोहित ने उसी दिशा में लगातार फायर किए, एक के बाद एक 6 ग्रेनेड। उस तेज बमबारी के बाद आतंकियों की तरफ से फायरिंग धीमी पड़ गई। ऑपरेशन खत्म होने पर पता चला था कि मेजर मोहित शर्मा ने 4 आतंकी मार गिराए थे। ग्रेनेड का धुआं छटने लगा तो मेजर मोहित अपनी स्क्वाड के जवानों की तरफ सरकने लगे।
वो करीब पहुंचे ही थे कि आतंकियों की एक गोली सन्नाती हुई आई और मेजर के सीने में धंस गई। जंगल गूंज उठा था उन आवाजों से जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थीं। वहां की जमीन भीग रही थी एक जांबाज के खून से। देवदार का चौड़ा सीना छलनी हुआ जा रहा था। फायरिंग चालू रखो, आज इनको किसी कीमत पे जाने नहीं देना, भागने नहीं देना टेररिस्ट को। मेजर मोहित लड़खड़ा रहे थे पर गिरे नहीं थे। देवदार से टिके हुए वो लगातार फायरिंग करते जा रहे थे। रेडियो पर उनकी आवाज लगातार सुनाई देती रही। फायरिंग रुके नहीं, हम स्पेशल फोर्स है, याद रहे। मेजर मोहित का सारा खून बह चुका था, चेहरा पीला पड़ गया था और आवाज कमजोर होती जा रही थी। उनका शरीर पस्त पड़ गया था। जब मेजर मोहित शर्मा के बडी उन तक पहुंचे तो उनका शरीर शांत हो चुका था। हाथ में बंदूक पकड़े, देवदार के तने से पीठ टिकाए वो सिपाही जैसे आराम कर रहा था, तैयार कर रहा था खुद को किसी अगले ऑपरेशन के लिए, किसी अगले एनकाउंटर के लिए। 21 मार्च 2007 की तारीख पर मेजर मोहित शर्मा ने अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। पूरे देश को उन पर गर्व था। परिवार का सीना चौड़ा हुआ जा रहा था। बस उनके घर के किसी कोने में मां के आंसू रुकते नहीं थे। वो आज भी हर शाम उस आवाज के इंतजार में रहती हैं जब पीछे से आकर उनका मोहित कहेगा, मैं आ गया मम्मी। मेजर मोहित शर्मा को शांतिकाल के समय दिए जाने वाले देश के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से नवाजा गया।